नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HDIS परिवार के अंदर। दोस्तों, आपका यदि टारगेट है यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2024 या फिर आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, एआरओ आरओ की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोअर पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि क्यूज की कितनी महत्ता होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के अंदर। यदि आपकी क्यूज की प्रैक्टिस है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपको क्यूज की उतनी प्रैक्टिस हुई होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने मुहिम जो चालू की है, इसके अंदर हम आपको करंट के क्यूज की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुंभों के अंदर जो है वो क्यूज प्राप्त होंगे। आज हम 1 जून से 15 जून के बीच के सभी महत्वपूर्ण करंट से संबंधित क्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं और बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जो नए पैटर्न अपनाया है यूपीएससी ने, उसके भी हमने क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके 2024 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि जो नाटो है, उससे संबंधित नीचे 3 कथन दिए गए हैं। हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। नया पैटर्न जो है उसके हिसाब से हमें सटीकता से पता करना होगा कि कोई जो कथन है वो सही है कि नहीं है। यदि आप नहीं पता कर पाए तो होगा कि आप उस पर गलत आपका हो सकता है। तो इतनी प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे अगले एग्जाम से पहले कि आपके ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाए और आप नए पैटर्न के लिए तैयार हो जाएं। तो पहला कथन चेक कर लेते हैं नाटो संबंधित, कि नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जो कि सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है। देखिए, हाल ही में कुछ भी चीजें रही हैं, अंतरराष्ट्रीय चीजें रही हैं, उसके कारण नाटो बहुत ही चर्चाओं में रहा है। चाहे वो रशिया और यूक्रेन जो है वॉर हो या किसी भी अन्य चर्चा से, नाटो जो है चर्चाओं के अंदर रहता ही है। आप जानते हैं, बेसिक सी नॉलेज है कि ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जो कि सामूहिक सुरक्षा एक प्रणाली का गठन करता है, यानी काफी कंट्री इसके अंदर हैं। कि किसी भी एक कंट्री पे यदि हमला होता है तो माना जाता है कि नाटो की सभी कंट्री पे हमला हो गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि यह एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, 1949 के अंदर ये स्थापित किया गया था। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है कि नाटो में नए सदस्य के प्रवेश के लिए सभी मौजूदा सदस्य यानी कि जितने भी उसके सदस्य हैं सभी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी नए सदस्य को यदि ऐड करना है तो जितने भी उसके सदस्य हैं उस सभी की सर्वसम्मति होनी आवश्यक है। तो 3 कथन दिए गए हैं, तीनों ही सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाता है, केवल 3, यानी कि तीनों ही इसके सही है। आंसर इसका सी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत 1960 के दशक से स्मारक सिक्के जारी करता रहा है। देखिए, आपने सुना होगा कि आज किसी के लिए नया सिक्का जारी कर दिया गया है, आरबीआई ने ये सिक्का जारी किया है, किसी के सर्व सम्मान के लिए क्या है। तो 1960 से दशक से जो हम स्मारक सिक्के जारी कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। पहले कथन के अंदर बोल रहा है कि उल्लेखनीय जो है यानी कि उल्लेखनीय शख्सियतों के लिए, यानी कि जो महान शख्सियत हैं उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए की जाती है। दूसरा क्या बोल रहा है कि सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है, यानी कोई भी एक योजना चालू की है उसके लिए कोई सिक्का जारी कर दिया जिससे कि वो जागरूकता फैल जाए। ठीक है। और तीसरा क्या बोला गया है कि प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को याद करते हुए, यानी कि इतिहास के अंदर कोई भी घटना हुई है उसको याद करते हुए सिक्का जारी किया जाता है। तो तीनों ही सही है, इसलिए आंसर क्या है, केवल 3, यानी कि तीनों सही है। सी इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हिमालय है और अल्प में कैसे अलग है, यानी कि जो 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कैसे अलग है। पहला कथन क्या कह रहा है कि अल्प की अधिकांश जो चोटियां हैं वो हिमालय की तुलना में, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हुए और उसे कथन पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। क्या होता है कि आप चीजें अच्छे से नहीं पढ़ते हैं काफी बार जल्दबाजी के कारण, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कथन में क्या लिखा हुआ है कि जो आल्प की अधिकांश चोटियां हैं वो हिमालय की तुलना में सुलभ नहीं है। और हिमालय की आप ऊंचाई जानते हैं कितनी है। तो पहला कथन तो वहीं पर गलत हो जाता है कि उसकी जो चोटियां हैं वो हिमालय की अधिक कठिन है। ठीक है। तो आल्प की जो उसके मुकाबले यदि हिमालय के मुकाबले करें, उसकी तुलना करें उस चीज से, तो उसकी कम है। तो पहला कथन क्या है, वो गलत है। दूसरा क्या है कि हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वो आल्प की तुलना में काफी ऊंची हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमालय की, सब जानते हैं कि हिमालय की चोटियां हैं वो सबसे अधिक ऊंची हैं। और दूसरा कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया है। तो केवल 2 इसका आंसर हो गया। देखिए, पुराना पैटर्न और नए पैटर्न दोनों पे हमें चलना होगा। क्वेश्चन किसी से पूछा जाए
हमारा आंसर सही होना चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं और पता लगाते हैं कि इनमें से कितने कथन सही है और क्या कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है कि जो निर्वाचक की पहचान की सुरक्षा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अभिन्न अंग है, और मत डालने वाले जो मतदाता हैं और मतदान न करने वाले जो मतदाता है, यानी एक तो वो जो मत डाल रहे हैं और एक वो जो मत नहीं डाल रहे हैं, इनके बीच का जो मनमाना भेद करना, यानी कि आपने अनुसार जिसको भेद करना उन दोनों के बीच में, जो मत डाल रहे हैं और जो मत नहीं डाल रहे हैं, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तो आप भी जानते हैं समानता का अधिकार होता है 14 के अंदर, उन दोनों के बीच में भेद होगा तो किसका उल्लंघन होगा? 14 का। दूसरा क्या है कि भारत में आम चुनाव में मतदान से दूर रहने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में संरक्षित करना, तो ये भी सही है। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि चुनावी भागीदारी के लिए व्यवस्थित मतदान शिक्षा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ये काम करता है, चुनाव संबंधित कौन काम करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो आंसर क्या हुआ? तीसरा गलत है, एक और दो वो सही है, क्योंकि वो स्वतंत्रता है आम चुनाव की, मतदान करने की आपको स्वतंत्रता है ना, कि आपको चुनाव में जो है मतदान करके आना है और नहीं करके आना, ये भी आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है। तो एक और दो सही है और तीसरा गलत है। हम कितने सही हैं, हम ये चुनना है, तो दो है। आंसर क्या हुआ? केवल दो, यानी कि बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कितनी सही है। पहला क्या दिया गया है कि किसी भी वस्तु का भौतिक तापमान उसके द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य को निर्धारित करता है। और दूसरा क्या बोला गया है कि वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी, शिखर उत्सर्जन की जो तरंग दैर्ध्य है वो उतनी ही लंबी होगी। मगर होता क्या है कि वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है और शिखर उत्सर्जन की जो तरंग दैर्ध्य है वो उतनी ही कम हो जाती है। तो दूसरा क्या है? दूसरा गलत है। तीसरा क्या है कि एक्सरे पल्सर और जो गांगेय सुपरनोवा है, अवशेष हैं, वो ब्लैक होल से आते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अन्य बता देता हूं कि किसी भी वस्तु का जो भौतिक तापमान होता है वो उसके द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण होती है, यानी विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है, उनको निर्धारित करता है। ठीक है। और वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिखर उत्सर्जन की जो तरंग दैर्ध्य है वो उतनी ही कम होगी। ठीक है। एक्सरे लाखों डिग्री सेल्सियस की जो वस्तु है उससे आते हैं, जैसे कि जो पल्सर है, गांगे सुपरनोवा है, अवशेष और ब्लैक होल होते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ इससे दो सही है, पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या हुआ? यानी कि दो हमारे सही हैं, तो केवल दो, बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो युग्म दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है, कितने युग्म सही हैं। पहला दिया गया है कि जो अरब सागर है वो मध्य से संबंधित है। देखिए जितनी भी झीलें दी गई हैं ये सूख चुकी हैं किसी न किसी कारण से, यानी कि सम्मेलन के जो युग्म बताए गए हैं उनमें झीलें दी गई हैं और स्थान दिए गए हैं। जो झीलें हैं वो सूख गई हैं। देखिए करंट के अंदर सारी चीजें हैं, यानी कि कोई भी हाल ही में कोई झील छुटी है तो ऐसे सूची क्रिएट कर सकते हैं कि उस झील का नाम दे दिया जाए और पर्टिकुलर झील के ऊपर क्वेश्चन ना पूछ ली जाए, ऐसी कुछ झीलें ले ली जाए जो सूख गई हैं हाल ही में, यानी से संबंधित है और वो कहाँ किस किस स्थान से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया गया है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। ठीक है। तो पहला क्या दिया गया है कि अल सागर, यानी कि मध्य एशिया, मध्य से संबंधित है। दूसरा क्या दिया गया है? गोद ए जरे। ठीक है। ये जो झील है ये मिस्र सनी अफगानिस्तान से संबंधित है। तो दूसरा सुमेलित नहीं है। मत सागर मध्य पूर्व से संबंधित है। जो साल्टन सागर है वो कैलिफोर्निया से ही संबंधित है। ठीक है। एक, दो और तीन संबंधित है, एक संबंधित नहीं है, यानी कि तीन से संबंधित है। आंसर क्या हुआ? केवल तीन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह लोकप्रिय माना जाता है कि जो तोष योगिन मंदिर है वो गोलाकार आकार के भारत के पुराने जो संसद भवन है उसके लिए प्रेरणा प्रदान की थी। ठीक है। जो तोष योगिन मंदिर कहाँ पर स्थित है, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है, मगर किससे ऐड करके कहाँ करण कैसे संबंधित है, क्योंकि अभी हाल ही में नई संसद बनाई गई है। ठीक है। तो पुरानी संसद किससे प्रेरणा ली गई थी, उसका जो बनाया गया स्ट्रक्चर बनाया गया वो किससे प्रेरणा ली गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश, मगर करंट से संबंधित है। देखिए टाइटल क्वेश्चन जरूर है मगर ये करंट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कुरुमा और कुरुबा है वो देहाती समुदाय है जो मुख्य रूप से सभी जगह फैले हुए हैं, कहाँ से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। आंसर आप जानने नहीं आए हैं, नॉलेज दे रहे हैं। देखिए भेड़ों के लिए मजबूत दक्षिणी जो भेड़ है उनकी
खुरदरी ऊन कुरुमा और कुरबा द्वारा दस्तकारी की गई है। दक्कन के जो पठार हैं उनमें फैले चरवाह जो समुदाय हैं वो तेलंगाना में एक कठिन सभी मौसम के लिए साल कहा जाता है। ठीक है। अब इस लचीले कपड़े का राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के 3 पूर्व छात्रों द्वारा किसानों के लिए सभी मौसम के जूतों को बदल दिया गया है। यानी इसका यूज करके उन्होंने एक जूता तैयार किया है जो सभी मौसम में किसान जो है वो यूज कर सकते हैं। देखिए, करंट से संबंधित है, हाल ही में कुछ घटना हुई जिसकी को वो तैयार कर रहे थे। कुछ छात्रों ने उसको लिया और हर मौसम में यूज करने के लिए किसानों को उनके लिए जूते तैयार कर दिए। ठीक है, अब वो बिक सकते हैं। तो करंट से संबंधित हो गया, मगर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये जो समुदाय है वो कहाँ से संबंधित है। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट करे जाते हैं। ठीक है, फोर्थ एडिशन क्वेश्चन इनको ही कहते हैं। आंसर क्या हुआ? दक्कन का पठार यानी कि सी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो सागर समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये हमें चेक करना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसका आंसर देते हैं। सागर समृद्धि क्या है? इस प्रणाली को की जो तकनीकी है, शाखा जो बंदरगाह है, जलमार्ग है, तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। और ये जो प्रणाली है ये पुराने ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर इस जो सिस्टम है उनमें सुधार करती है। और इस प्रणाली का जो उद्देश्य है वो उत्पादकता, अनुबंधन प्रबंधन को बढ़ाना और निष्क्रिय सामग्री के प्रभावी पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, यह देश की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विजन के साथ संरेखित है, यानी इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। तो आंसर क्या हुआ देख लेते हैं, इनमें क्या क्या सही है जो हमने आपको बताया है सागर समृद्धि के बारे में। इस प्रणाली की जो तकनीकी शाखा है वो बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह प्रणाली पुराने जो ड्राफ्ट होते हैं एंड लोडिंग मॉनिटर के सिस्टम में सुधार करती है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा क्या है कि जो इस प्रणाली का उद्देश्य है वो उत्पादकता, अनुप्रबंधन को बढ़ावा देना है। ठीक है, और निष्क्रिय सामग्री को प्रभावी पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है, यानी कि जो सामग्री है जिसका आप यूज नहीं है उसको पुनः रूप से उसका उपयोग हो सके, उसको बढ़ावा देना है। तो तीसरा भी सही है, यानी कि वो सभी आंसर सही है। तो आंसर का डी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला वर्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलर किसी वर्ड के लिए जो काफी जो है वो चर्चाओं में रहता है। ड्रेजिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कौन सा वर्ड है? ये वर्ड है। अब ये किससे संबंधित है? देखिए, ड्रेजिंग झीलों और नदियों और बंदरगाहों ये जो जल निकाय होते हैं उनके अंदर से तल से तलछट और मलबे को हटाने का कार्य करता है। जैसे कि जो नाव है, जहाज है, वहां से आसानी से गुड़ सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके सामने बाधा ना आए मलबे की। ठीक है, तलछट की बाधा ना आए। तो ये वर्ड इसलिए चर्चाओं में रहता है, सफाई के लिए चर्चाओं में रहता है। आंसर क्या है? ए है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया, यानी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में पूछना है, उनकी खासियत, उनकी विशेषता बताते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पहले उसके बारे में विशेषता बताई जाएगी और आपको बताना है कि ये विशेषता किसकी है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, किसकी विशेषता बताई गई है कि उन्होंने आदिवासियों को जमीनों पर कब्जा कर रहे और उन्हें अमानवीय कार्य परिस्थितियों में कार्य करने के लिए बाध्य कर रहे जो ब्रिटिश अधिकारी हैं एवं जमींदारों के खिलाफ उलगुलान का आयोजन। इसके बारे में आपको पता होगा कि उलगुलान जो है ये कौन सा विद्रोह है? यह मुंडा विद्रोह है। ठीक है, आप जानते होंगे मुंडा विद्रोह से इसका नाम प्रसिद्ध है। इसका आयोजन और नेतृत्व जो है किसने किया था, तो वो किस इंसान से वो संबंधित है? तो वो संबंधित है बिरसा मुंडा से, क्योंकि इसको मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा विद्रोह भी इसको बोला जाता है। तो आंसर क्या है इसका? बी इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो शक्ति योजना है उसका संबंध किस राज्य से है? उसका संबंध है कर्नाटक राज्य से। और ये संबंधित जो है यानी कि शक्ति योजना है ये महिलाओं के लिए है। जो गैर गैर प्रीमियम बस जो है उनमें मुफ्त यात्रा के लिए महिलाओं को मुफ्त यात्रा कर सके और वो कार्यबल में शामिल हो सके, उसके लिए जो शक्ति योजना चलाई जा रही है। तो कहां पर चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है कर्नाटक के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो वो कहां पर अवस्थित है? वो न्यूजीलैंड के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फैक्ट, कंसेप्ट और बेसिक चीजें यदि कवर हो जाती हैं, आपको सभी चीजें कवर करनी है, एक चीज के पीछे नहीं भागना है। देखिए, पढ़ाई करें, जब आप स्टूडेंट हैं तो संतुलित पढ़ाई करें, आपकी हर चीज तैयार होनी चाहिए। देखिए, यूपीएससी में भी आपकी बार देख लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे, नया पैटर्न भी अपनाया गया, तो सभी चीजों का कॉम्बो था।
ठीक है, तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं लेना है कि यूपीएससी है तो फैक्ट कवर नहीं करने हैं, तो फैक्ट भी कवर करने हैं, बेसिक चीजें भी कवर करनी है और कंसेप्ट क्वेश्चन भी कवर करने हैं। ठीक है, तो सभी चीजें यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दूरस्थ संवेदन उपयोग जो है यानी कि दूर संवेदन उपयोग केंद्र की स्थापना की गई है? तो वो कहां पर की गई है? वो की गई है वाराणसी में 1982 के अंदर ये की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के संदर्भ में संथाल विद्रोह संबंधी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे 3 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला क्या दिया गया है कि जो संथाल विद्रोह है वो स्वतंत्र भारत का पहला स्वतंत्र, देखिए क्या है वर्डिंग के अंदर, यदि आप जल्दबाजी नहीं करेंगे और प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे तो इन चीजों पकड़ पाएंगे। संथाल विद्रोह स्वतंत्र भारत का पहला प्रमुख जनजातीय आंदोलन था। ये स्वतंत्र से पूर्व की बात है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की नहीं, स्वतंत्र से पूर्व की बात है। ये प्रमुख जो है वो जनजातीय आंदोलन था। तो पहला कथन गलत है। दूसरा क्या है कि संथाल वे जनजातीय थी जो कि दाहाई कौन दामिन एम कोहो यानी कि भागलपुर और राजमहल के बीच स्थित थी। उनका क्षेत्र का निवास कौन सा था? वो ये था। ठीक है, दूसरा कथन सही है। तीसरा क्या है कि इस विद्रोह के महत्व की विश्लेषण इस तथ्य पर किया जा सकता है कि यह पहला वो आंदोलन था जिसमें स्वराज यानी कि स्वराज की बात की गई थी और उसको अंतिम लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया था कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? वो स्वराज प्राप्त करना है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो आंसर क्या हुआ? केवल और 2 और 3 यानी कि बी इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और पता करना है क्या कथन कौन कौन से सही है। पहला क्या है कि इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1990 के तहत की गई थी, जबकि की गई के तहत है मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, यानी कि पहला कथन गलत हो जाता है। ये बेसिक चीजें गलत कराई जाती हैं। दूसरा क्या है कि यह एक अर्ध निकाय निकाय है। ये चीज बिल्कुल आपको याद रखनी है कि ये कौन सा निकाय है, अर्ध निकाय है, कैसा निकाय है, पूर्ण निकाय है, कौन सी इसके पास शक्ति है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा कथन सही है। तीसरा क्या है कि एनएचआरसी को अपने स्वयं की जांच कर्मी प्रदान किए गए हैं और यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समर्थन के बिना काम करने की जो क्षमता है इसके पास वो ये रखता है। सीमित क्षमता है मगर ये क्षमता जो है वो रखता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि आंसर इसका बी हो जाता है, पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सीरी किला कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है दिल्ली के अंदर। ये फैक्ट है, याद रखना ये जरूरी है आप लोगों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान देना है क्या पूछा गया है। तो पहला क्या दिया गया है? क्षेत्र के बारे में दिया गया है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र है उसका बाढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर हमको मिलता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का। तो पर्टिकुलर इतना फैक्चुअल याद रखना तो नहीं है कि हाँ इतना फैक्ट आप याद रख सकते हैं, मगर हाँ आपको बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है। कहाँ से पता लगा सकते हैं? इसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो हाँ ये फैक्ट याद करने लायक है, तो ये हमारे याद है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है कि इसे वर्ष 1990 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हमारे याद है कि इसे 1985 में किया गया था, 1990 में नहीं। तो हमें पता लगा लिया कि तीसरा यानी कि सी इसका गलत है। आंसर क्या है? सी इसका आंसर है। देखिए ये चीज याद रख नहीं रख सकते हैं मगर ये और ये याद हम रख सकते हैं, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी हम याद रख सकते हैं। तो आंसर पता लग गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1975 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न की गई थी? तो वो की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में की गई थी। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? देखिए मान लीजिए आपको बोल दिया गया है कि आप 5 टन उत्सर्जन कर सकते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय में बताया गया कि हाँ इतना उतना उत्सर्जन करते हैं तो वो लिमिट में रहेगा। यदि आप लिमिट से नीचे का उत्सर्जन कर रहे हैं यानी कि आप कटौती कर रहे हैं उत्सर्जन में, कैप कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं 5 टन तक आपको लिमिट दे दी गई है, मगर आप 3 टन कर रहे हैं, 4 टन कर रहे हैं, तो 1 टन के पास यानी कि 1 यूनिट आपके पास क्रेडिट हो जाता है, कार्बन क्रेडिट हो, तो आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं? इसको कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। और ये कब से स्टार्ट किया गया था? 1997 में इसकी उत्पन्न हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश की पहली वाटर मेट्रो पर तर्ज पर वाटर टैक्सी का संचालन कहां पर शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है वाराणसी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया था? द्वैत शासन कब समाप्त किया गया था?
1857 की क्रांति के बाद जब अधिनियम आया था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, तो ये उसके अंदर जो है द्वैध शासन समाप्त किया गया था, और ये आंसर इसका डी है। आगे बढ़ते हैं। मेघदातु परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? मैं आपको बता दूंगा कि ये कर्नाटक में स्टार्ट की गई थी, मगर इस परियोजना के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, मेघदातु परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण शामिल है। ठीक है, पता होना चाहिए किसके लिए जो है ये परियोजना चलाई गई है। मेघधातु का अर्थ होता है बकरी का छलांग, यानी कावेरी और उसकी सहायक अकावर्त नदियों के संगम की स्थिति गहरी खाई जो है, इसका आंसर हमें मिल चुका है, आंसर कर्नाटक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है पश्चिम घाट में नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ियों को अलग करता है? तो वो कौन सा करता है? पश्चिम घाट में पाल घाट दर्रा है जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों को अलग करता है। इसका सी इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। राइजिंग स्टार जो है गुफा का संबंध किससे है? वो किससे है? वो दक्षिण अफ्रीका से है, और ये विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर ये गुफा जो है वो शामिल है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर उनके तर्कों पर विचार कीजिए। देखिए, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथन में क्या बोला गया है कि क्या सरकार को निजी उपयोग हेतु कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर देना चाहिए? और तरह क्या दिए गए हैं कि नहीं, सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है, ये बोला है तरफ। दूसरा तरफ क्या बोला है? भारत के बड़े नगरों की सड़कों पर भीड़ कम करने की यही एक मात्र उपाय है, ऐसा दूसरा बोल रहा है। देखिए, भारत सरकार ऐसा कर सकती है, उसके पास इस तरह की अथॉरिटी है। तो पहला तरफ जो है वो गलत है। दूसरा तरफ क्या है कि भारत के बड़े नगरों के सड़क के पास एकमात्र ऐसा उपाय हमारे पास नहीं है, कई अन्य कार्य हम कर सकते हैं, अन्य उपाय हमारे पास हैं। तो दोनों ही गलत है। आंसर क्या है? ना तो एक तरफ सही है, ना ही दूसरा प्रबल है, तो आंसर इसका डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत अटल नवाचार मिशन स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है नीति आयोग के। नवाचार से आप समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास के अंदर जितने भी क्षेत्र आते हैं, जितने खंड आते हैं, उनमें नवाचार लेके आना, ये चीजें करना, नए नए नवाचार आप समझते हैं। देखिए, अटल नवाचार वर्ष आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि इस क्षेत्र से संबंधित होगा। आर्थिक विकास के जो फंड होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर नवाचार लेके आना। तो इसका आंसर क्या है? ये संबंधित किससे है? स्थापित किसने किया था? नीति आयोग ने। तो आंसर इसका सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नौसेना विज्ञान तकनीकी प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या है? आंसर है 20 अगस्त 1969 में विशाखापट्टनम में किया गया था। तो आंसर क्या है? आंसर ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार निम्नलिखित में से किस उर्वरक को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी प्रदान करती है? वो फास्फोरस को भी करती है, पोटेशियम को भी करती है, यूरिया की अभी बात चल रही है, डिमांड चल रही है, मगर अब इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ए और टी, यानी कि 1 और 3 शामिल है। तो 2 शामिल है। कितने सही हैं? 2। देखिए, यहाँ पर आप एक पैटर्न अपना सकते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि इनमें से कोई 2 है, तो ऐसा आप तुक्का लगा सकते हैं। यदि आपको उतने मकसद नहीं पहुंच पा रहे हैं एग्जाम हॉल में, ऐसे कर सकते हैं। बाकी हम तो इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप हमसे जुड़े रहिए, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी प्रैक्टिस नए पैटर्न की हम करा देंगे, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं कि पहला कथन क्या बोला गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के नेतृत्व में प्रतिवर्ष 5 जून को आयोजित किया जाता है। ये जो दिया गया है कि विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के लिए किया गया है, वो संयुक्त राष्ट्र जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए नेतृत्व में किया गया था, ये गलत हो जाता है। दूसरा क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस की जो तारीख है वो 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान चुनी गई थी, क्योंकि ये पहला सम्मेलन था जहां पर पर्यावरण की बात जो है मजबूती से मुद्दे से ये उठाई गई थी। ठीक है, तो दूसरा कथन सही है। तीसरा क्या है कि मानव पर्यावरण जो स्टॉकहोम सम्मेलन का पर्यावरण को एक प्रमुख मुद्दा बनाने वाला ये पहला विश्व का सम्मेलन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो तीसरा भी सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास केवल 2, यानी कि इसके 2 सही हैं और 1 गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपेक प्लस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताइए कि इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला क्या है? ओपेक प्लस ओपेक देशों और संबंध प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक समूह है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है तेल से संबंधित जितने भी कंट्री है उनका एक समूह है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस को हाल ही में सामूहिकरण को हटा दिया गया था। देखिए,
1960 में ये 13 सदस्य थे, इसको बढ़ा के 10 अन्य सदस्य में ऐड किए गए थे। उसके अंदर रशिया भी था, इसको बाद में ओपेक प्लस बुलाया गया। ठीक है, तो इसके अंदर रशिया है। तो दूसरा कथन क्या हुआ, हम बोल जाएगा रूस को हाल ही में संविधान हटा दिया गया है। तो दूसरा क्या हुआ, गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा क्या है कि संगठन का जो उद्देश्य है वो यह है कि अपने सदस्य देशों को पेट्रोलियम नीति को एकजुट करना, उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों और स्थिरीकरण को सुनिश्चित करना है। यानी कि कौन सा हुआ, इसमें से दो सही हो गए और एक क्या हुआ, एक गलत हो गया। पहला और दूसरा, यानी कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर 1 और 3 यानी कि 2 सही है, बी इसका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करके बताते हैं कि इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के दौरान जो भारतीय महिलाएं हैं उनको सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है। दूसरा क्या है, भारत में महिलाओं के खिलाफ जितने भी प्रकार के भेदभाव हैं उनका उन्मूलन कन्वेंशन की पुष्टि की गई थी। यानी कि उनको समानता का अधिकार दिया जाएगा, उनका तक अधिकार है, उनके खिलाफ कोई भेदभाव उनसे नहीं होगा। ठीक है। तीसरा क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला पहला कंट्री बन गया था और ये बना था 2007 के अंदर। ठीक है। तो तीनों ही कथन जो है वो सही है। आंसर क्या है, सी इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताइए कि इनमें से कौन कौन से कितने कथन जो है वो सही है। पहला क्या बोल रहा है कि ग्राम सभा समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो है इसमें शामिल करने और ग्राम स्तर के शासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का एक चैनल, इसी के लिए तो ये बनाया गया था। ठीक है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा क्या है कि गांव के भीतर सड़कों का निर्माण करना, देखिए गांव को ऐड करना है, गांव को अलग करना, ये इसके अधिकार के अंदर नहीं आता है। मगर यदि गांव के अंदर कोई सड़क का निर्माण करना है, उसका रखरखाव करना है, तो एक ग्राम पंचायत की बात होती है, उसकी ही जिम्मेदारी होती है। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा क्या है कि ग्राम पंचायतों के पास अपने स्वयं के राजस्व का स्रोत उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है और यह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन पर निर्भर करती है। देखिए यदि नॉर्मल लोग से ले तो ऐसा ही पंचायत जो है वो करती है, मगर कुछ पंचायतें इस चीज के ऊपर निर्भर होती है। मगर कुछ पंचायतें क्या करती हैं, बेसिक कर जो है वो जो कहकर बोलते हैं, जैसे किसी मकान पे किसी दुकान पे जो है टैक्स लेती हैं, उस रूप से वो रेवेन्यू जो है जनरेट करती हैं और अपने पास पैसा इकट्ठा करती हैं। तो ऐसा वो करती हैं। तो तीसरा कथन गलत हो जाता है। ठीक है। तो आंसर क्या है, 1 और 2 क्या हुआ, सही हो गए। ठीक है। तो कथन के आंसर कितने हो गए, केवल 2 यानी कि 20 का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं और बताते हैं कि इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या बोल रहा है कि प्रस्तावना न तो संविधान की शक्तियों का स्रोत है तथा न ही उसकी शक्तियों को प्रतिबंधित पर लगाता है, यानी उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। जो भी प्रस्तावना के बारे में जानते हैं वो बोलते हैं कि हाँ कथन तो सही। दूसरा क्या है कि 1973 के पूर्व यह माना जाता था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। जब केशवानंद भारती मामला हुआ उसका सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, उस टाइम 1973 के बाद ये माने जाने लगा, केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ प्रस्तावना जो है वो अभिन्न अंग है संविधान का। तो उस टाइम पहले से यानी कि 1973 से पहले ये नहीं माना जाता था। तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है। ओके, हालांकि इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो तीसरा गलत है। 1 और 2 सही है। तो आंसर क्या होगा, केवल 1 और 2 यानी कि ए। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, अब कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, छोटी छोटी चीजों को पकड़ना स्टार्ट कर देंगे तो प्रीलिम्स आपके लिए आसान हो जाएगा। और वही हमारा टारगेट है कि 2024 में आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आई हैं जिन्हें भी एग्जाम दिया होगा वो 2024 में ना आए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में जो 4 कथन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो वो डी नहीं है। आप बताते हैं कैसे नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों और पूर्व बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षा का प्रदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। ये नीति तत्वों के अंदर है और ये 45 अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि 45 अनुच्छेद के अंदर ये प्रावधान दिया गया है। तो आंसर डी है, ये मूल कर्तव्य नहीं, क्या है, मौलिक कर्तव्य है, यानी कि निर्देश तत्व है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, पूछा क्या गया था, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, 45 अनुच्छेद से संबंधित है। तो डी इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में
निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं और पता करते हैं कि इनमें से जो कथन दिए गए हैं वो कौन कौन सा सही। ऐसे ही कथन दिए जाते हैं। अब ऐसे नहीं दिया जा रहा है यूपीएससी के अंदर, क्या किया जा रहा है, एक कथन सही है कि दो सही है कि तीन सही है, और मैं यहां से आपको नहीं बताने वाला क्योंकि ये प्रैक्टिस अब बेकार है। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन फ्यूचर के अंदर पूछ ले जाए, अगर हम प्रैक्टिस वैसे ही करेंगे तो टॉपिक को अच्छे से नॉलेज पे लेंगे। पहला कथन क्या है कि जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा पार्टियों का गठन आमंत्रित किया जा सकता है। जब ए पार्टी को क्या नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, तो क्या होगा, कुछ पार्टियां आएंगी, संगठन बनाकर क्या है, सरकार बनाएंगी। ठीक है, नॉर्मल चीज है, बेसिक चीज है, बेसिक आप जानते हैं, पहला सही होगा। दूसरा क्या है कि जो मंत्री विधायिका है और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। किसके बारे में बात कर रहा है, संसदीय समूह के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों उसके सदस्य होते हैं। दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के निचले सदन, यानी किसकी बात कर रहा है, लोकसभा की बात कर रहा है, उसको भंग किया जा सकता है। हाँ, यदि प्रधानमंत्री चाहे तो क्या करेगा, वो अपने पूरे काल, यानी कि उसका काल पूरा नहीं हुआ है, उसकी मंत्रिमंडल का काल पूरा नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, पहले ही बोल दिया कि चुनाव फिर से इसको कराना है। ठीक है नहीं, तो किसी अन्य परिस्थिति के अंदर बोल सकता है कि हाँ संसद को भंग कर दीजिए, तो ऐसा हो सकता है। तो 1 2 3 तीनों सही है, तो आंसर इसका डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो वो पहला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो फोलेट विटामिन की बात कर रहा है, B12 की जो बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो फोलेट विटामिन B12 का एक प्राकृतिक रूप है, ऐसा नहीं है, B9 का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, जो कि जल में घुलनशील भी है और कुछ खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से पाया भी जाता है। ठीक है नहीं, तो पहला आंसर हो गया, क्योंकि पूछा क्या गया था, सही नहीं पूछा गया, तो सही नहीं कौन सा है, वो B12 की जगह B9 होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर क्या है, ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो लिभुआन आयोग है वो किससे संबंधित है। चार दिए गए हैं। पहला क्या दिया गया है कि अयोध्या के विवादित ढांचे के गिरने तथा उससे जो फैले गए सांप्रदायिक दंगे हैं उनसे संबंधित था कि नहीं था। ये उसी से संबंधित था। 1992 में अंदर गठित किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा, और इसका जो सदस्य थे, जो एक सदस्य था ये, और एक सदस्य कौन थे, जो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन, लिब्रान जो है वहां पर न्यायाधीश थे और वो इसके सदस्य थे। उन्होंने ही 3 महीने बाद रिपोर्ट को पेश करना था। तो आंसर क्या है, किससे संबंधित है लिब्रान आयोग। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्चुअली है ये अयोध्या के विवादित ढांचे जब गिराया गया था उससे संबंधित गृह मंत्रालय इसको गठित किया था। तो ए इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चीनी यात्रा हिंसांग है वो किसके शासनकाल में भारत आए। जो हिंसांग है वो किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो वो आए थे हर्षवर्धन के, यानी कि आंसर बी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो जैन और बौद्ध दोनों परिषदें हैं वो किस स्थान पर आयोजित की गई हैं, यानी कि दोनों परिषद एक ही स्थान, कौन सा। 4 दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए चेक करते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति तथा प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संगति अशोक के संरक्षण में 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है वो मोंगलीपुत्र तिस्थाने की थी। और जो पहली जैन परिषद हुई थी वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, और इसकी स्थापना जो है, यानी कि इसकी अध्यक्षता जो है उसने की थी, वो की थी शूरभद्र ने की थी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, पाटलिपुत्र, यानी कि सी इसका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है कि मिशन वात्सल्य योजना जो है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, तो वो कार्यान्वित की जा रही है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेंगोर के ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। देखिए, सेंगोर हाल ही में बहुत अधिक चर्चाओं में है। जब से उद्घाटन हुआ है, संसद जो नई संसद बनाई गई है उसका उद्घाटन किया गया है, वो अधिक कंट्रोवर्सी के अंदर रहा है। उसमें कंट्रोवर्सी के अंदर सेंगोर भी रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको ले लिया है। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि यह चोल साम्राज्य से संबंधित है। आप भी जानते हैं कि आपने न्यूज में, बहुत न्यूज में देखा होगा कि किस साम्राज्य से संबंधित है। कुछ चीजें तो इतनी न्यूज में आ जाती है कि बेसिक रूप से वो चीजें तैयार हो ही जाती है। दूसरा कथन दिया गया है कि सेंगोल राजदंड को औपचारिक अवसरों में सम्राट द्वारा उपयोग किया जाता है और उनके अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आपने देखा है आईपीएस अधिकारी के पास जो है वो डंडा होता है, इसी तरह से कुछ राजदंड है जिसको आपको प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके पास भी होता है उसके पास ही अधिकार होते हैं।
ठीक है। और तीसरा कथन दिया गया है कि जो सेंगोल है वो राजदंड जो है वो सौंपने का जो कार्य करते हैं, यानी कि जिसको सौंपा जाता है, जिसको अधिकार सौंपे जाते हैं कि आप अब प्रतिनिधित्व करेंगे, अब जो है आप कार्य करेंगे, वो आमतौर पर उच्च पुजारी और गुरु द्वारा सौंपा जाता है। जैसे कि यदि वंशवाद भी है, मान लीजिए राजा जो है अपने उत्तराधिकारी को वो सौंपता है, तो वो पुजारी सौंपेगा या फिर वो गुरु सौंपेगा। ठीक है, तो आंसर जो है यानी कि तीनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाता है, डी इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनर्नियोजित कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि पुनर्नियोजित कृषि क्या है और संबंध कौन कौन से कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या दिया गया है कि यह खेती का एक तरीका है, यानी कि एक प्रकार की विधि है। किस तरह की विधि है कि जिसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता को बहाल करना होता है, यानी कि उसको फिर से निर्मित करना होता है, फिर से जीवित करना होता है, जिससे उपजाऊ कर सके, आपको फसल दे सके, उसमें फसल पैदा हो सके। उसके निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, वो एक विधि है, उसमें प्रक्रिया होती है। ठीक है। दूसरा कथन क्या है कि पुनर्नियोजित कृषि जो है वो पत्तियों में अक्सर जो कीटनाशक हैं, जो उर्वरक हैं, जैसे जो सिंथेटिक इनपुट के उपयोग को कम करना शामिल होता है। प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, तो उस विधि के अंदर बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा क्या है कि जो पुनर्नियोजित कृषि केवल छोटे पैमानों के खेतों पर ही की जाती है। देखिए, पुनर्नियोजित केवल छोटे पैमानों की बात की गई है, नहीं, छोटे पैमानों स्टार्ट की जा सकती है, बड़े पर की जा सकती है। ठीक है नहीं, तो तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि छोटे पैमानों पर ही ये की जा सकती है, ऐसा नहीं है, बड़े पे भी की जा सकती है। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है, तो आंसर केवल 1 और 2 यानी कि ए इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो किसके अंदर आते हैं। देखिए, 25 से 28 कौन सा है, वो धार्मिक धर्म से संबंधित जो अधिकार है वो किसके अंदर है, 25 से 28 के अंदर दिए गए हैं। यानी कि ना ही तो अनुच्छेद 25 हो सकता है और ना ही 26, क्योंकि 25 से 28 तक कौन से हैं, वो धर्म से संबंधित हैं। 22 में दिया गया है गिरफ्तारी से संबंधित, यानी कोई इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो प्रोवाइड कराई जाएंगी, उससे संबंधित ये अनुच्छेद आर्टिकल है। तो बी और सी और डी नहीं है, तो आंसर क्या है, अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किसके अंदर दिए गए हैं, 29 और 30 के अंदर दिए गए हैं, तो आंसर इसका ए हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। तो कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, 42 दिया गया है, 43 दिया गया है, 44 दिया गया है और 45 दिया गया है। देखिए 42 के अंदर क्या है, ठीक है, 42 के अंदर है कि जो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को प्रस्तुति सहायता उपबंध करा, यानी कि काम से संबंधित जो काम है वो न्याय संगत हो, मानवोचित हो। ठीक है। और 43 क्या है, 43 भी ऐसे ही है कि जो मजदूरी प्रोवाइड किया जाती है उससे इंसान अपना जीवन जो है व्यतीत कर सके, ये राज्य को देखना है कि कितनी मजदूरी इसको दी जाए। ठीक है नहीं, तो मजदूरी से संबंधित 43 है, काम से संबंधित 42 है, तो 42 और 43 तो नहीं हो सकता। 45 क्या है, 45 है कि जो आपको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, यानी कि यदि आप 14 साल से कम है, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, ये 45 के अंदर दिया गया है। तो 45 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, 43 नहीं है, तो क्या है, 44 के अंदर क्या है, समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने के लिए। तो 44 इसका आंसर यानी कि सही इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्माइल 75 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है, वो है केंद्रीय और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय की एक पहल है, ट्रांसजेंडर संबंधी पहल है कि इस पहल से संबंधित जो ट्रांसजेंडर है उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराया जाए, उनका विकास किया जाए। ठीक है नहीं, तो आंसर क्या है, ए इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि समाधान पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है, तो वो है श्रम और रोजगार मंत्रालय की। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर संसदीय संघ जो है यानी कि आईपीयू के संदर्भ में नीचे कथन दिए गए हैं और हमें पता लगाना है इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला क्या दिया गया है कि पूरे विश्व में संसदीय संवाद को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच शांति और सहयोग के लिए कार्य करना। इसकी स्थापना जो है यानी कि आईपीयू जो है उसकी स्थापना इस कार्य के लिए ही की गई थी और स्थापना की गई थी 1889 में। इसकी स्थापना की गई थी पेरिस में।
ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 के अंदर हुई थी, पेरिस में हुई थी। और इसी चीज के लिए यानी कि पूरे विश्व में संसदीय संवाद को बढ़ावा देना और लोगों के बीच शांति और सहयोग के लिए कार्य करना। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर है। तो इसमें दूसरा कथन जो है वो भी सही हो जाता है। तीसरा क्या है कि भारत आईपीयू का सदस्य नहीं है, ये गलत है क्योंकि भारत जो है आईपीयू का सदस्य है। तो तीसरा कथन गलत है, 1 और 2 सही है, सही पूछा गया है तो आंसर 1 और 2 हो जाता है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।